साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। तो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं विजन आईएएस के। ये हमारा दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। दूसरी टेस्ट सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को देखा जाएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगले साल पीटी है, उससे पहले अगर 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि हिंदी माध्यम से आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। सी साइड भी साथ साथ देखते चलिए, ठीक है। टैब में सी साइड पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास स्मार्ट पेन नहीं है जिससे कि मैं पढ़ा सकूं, ठीक है। ना ही मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है जिससे मैं सी साइड पढ़ा सकूं। हालांकि जीएस के सारे प्रश्नों को मैं करा दूंगा। यूपीएससी के साथ साथ मैं पीसीएस, स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी चाहे एमपीएससी, और समीक्षा अधिकारी के लिए भी बैच चल रहा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक। 4-5 टेस्ट सीरीज उसकी भी हो गई हैं। ये आज हमारा 7वां वीडियो है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो क्या होगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो कौन सी संभावना बनेगी, तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है, ठीक है। यदि जो है परामर्श मांगता है राष्ट्रपति तो उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श देने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद होता है, कौन सा अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना हो जो व्यापक महत्व का है, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है, तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित करता है। वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालयों के बीच अंतरों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या अंतर है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो पहला है, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से व्यापक है। बिल्कुल सही है। अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है, ठीक है। दूसरा है, दोनों न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। दूसरा गलत है, ठीक है। केवल अमेरिका का जो है सीमित है, लेकिन भारत का जो संविधान है उसका जो है उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, सिविल और दांडिक मामले शामिल होते हैं, लेकिन अमेरिका में जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, शामिल है, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों पर ही सीमित है अमेरिका का। तीसरा है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिका उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अमेरिका उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं होता, जबकि
भारत के पास होता है। ठीक, और भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, इसका न्यायिक पुनराविलोकन जो होता है उसका दायरा सीमित होता है, लेकिन अमेरिका का दायरा जो होता है न्यायिक पुनराविलोकन का, उसका व्यापक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो मंत्रिमंडल के कथनों में देख लेते हैं कौन सा हमारा कथन सही है। तो हमारा पहला कथन कहता है कि यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है। बिल्कुल सही है, मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी शक्तियां तथा कार्य संविधान में परिभाषित है, नहीं, इसकी शक्तियां और कार्य जो है संविधान में परिभाषित नहीं की गई हैं, ये याद रखिएगा। तीसरा है, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सहायता उन पर बाध्यकारी होती है। बिल्कुल सही है, अभी कल के ही मैंने उसमें बताया था कि जो सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा, उसके लिए जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्यपाल के पद के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है हमारा, द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो। पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ठीक है, जब राज्य विधानमंडल में सत्र में नहीं होता है तब वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। द्विसदनीय विधानमंडल के मामले में वह किसी एक सदन के सत्र में न होने की स्थिति में भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। ठीक है, द्विसदनीय मंत्रिमंडल के मामले में किसी एक सदन के न होने पे वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा उसके पुनः समवेत होने से 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। वह कभी भी अध्यादेश वापस ले सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है, उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्या होता है कि राज्यपाल को अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उसके कार्यकाल के दौरान उसे व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में किसी दांडिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उसे गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। हालांकि 2 माह का नोटिस देकर उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उसके विरुद्ध सिविल कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। ठीक है, तो हमारा केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों में किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता से ग्रस्त हो सकती है। ठीक है, हो जाती है। तो हमारे कथन है दिए गए हैं, सही उत्तर चुनना है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। बिल्कुल सही है, 52वां संविधान संशोधन आप जानते ही हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत जो हुआ था उसमें किसी की व्यक्ति की जो है कैसे निर्हार कर दिया जाता है, तो उसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिससे वह संबंधित था। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, देखिए, जो संविधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया तो उसे संसद का सदस्य होने के लिए निर्धारित ठहराया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है, ठीक है, जिससे वह चुनाव से ठीक पहले संबंधित था। ठीक, दूसरा ये हो सकता है कि यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
तीसरा हो सकता है कि यदि निर्दलीय रूप से चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। चौथा हो सकता है यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं उसकी निर्भरता के। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला कथन है हमारा, किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन हमारा गलत है। ठीक, दूसरा है, क्यों गलत है? क्योंकि मतदाता सूची तैयार करने तथा सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण ऐसे निकाय में निहित होगा जो विधानमंडल द्वारा विहित किया जाए। ठीक है, दूसरा है, किसी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बोर्ड उतने निदेशकों से मिलकर बनेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा विहित किए जाए। ठीक है, लेकिन किसी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। कितनी? 21 से अधिक नहीं होगी। ठीक, तीसरा है, सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि होंगी। तो ये भी सही है। ठीक है, ऐसी किसी सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के सदस्य हैं तो राज्य विधानमंडल ऐसी प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट की आरक्षण का प्रावधान करेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी बता देते हैं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना, जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना। तो तीसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यहाँ विवेकाधीन शक्ति पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना और जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, ये कार्य हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही है बी, पहला और दूसरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की है। पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि संसद को प्राप्त समग्र शक्ति यानी प्लेनरी पावर संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए वास्तव में असीम प्रकृति की नहीं है। ठीक, दूसरा कथन है हमारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि एक राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उस राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं होते, सिवाय उस स्थिति के जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। उदाहरण के लिए बॉम्बे स्टेट बनाम RMDC वाद। ठीक है, ये जो है में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बॉम्बे विधायिका के पास उस प्रतिवादी पर कर लगाने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध मौजूद हैं जिसने बेंगलुरु में से मुद्रित और प्रकाशित किंतु बॉम्बे में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र के माध्यम से पुरस्कार राशि के साथ प्रतियोगिता आयोजित की थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य है कि अब उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या मतलब हो सकता है?
तो इसका मतलब हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और उसकी कार्यवाहियों को सर्वकालिक स्मृति व साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, ठीक है। इन अभिलेखों का मूल्यांकन साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इन्हें विधिक दृष्टांतों एवं विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाता है, ठीक। अगला है, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके पास न्यायालय की अवमानना के लिए 6 माह तक के साधारण कारावास या 2000 रुपये तक के अर्थदंड या दोनों से दंडित करने की शक्ति है, ठीक, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है, तो कौन शामिल है देख लेते हैं। ये शामिल है कृषि, खादी और ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग। उसके अलावा जो है शामिल है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गंदी बस्तियां सुधार और प्रोन्नयन नहीं शामिल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आते हैं 12वीं, हम पढ़ रहे थे 11वीं, ठीक है, ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा 12वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय। 29 विषयों के नाम अगर जानना चाहें तो मैं बता देता हूं, हालांकि बहुत बड़े हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिसमें कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण किया जाता है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्बल वर्गों का जो है विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। इतनी चीज़ें जो है 11वीं अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है। सारे तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप ट्रिक से लगा सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। सभी संसद सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक। इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा कथन गलत है, ठीक है। इनका जो है निर्वाचन कैसे होता है? विभागीय स्थायी समितियों के सदस्य अध्यक्ष सभापति द्वारा संबोधित सदन के सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य यानी 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से नहीं होता है, बल्कि नाम निर्देशित किए जाते हैं।
दूसरा कथन है हमारा, ये संबंधित मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और बजट में कटौती का सुझाव दे सकती है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये समितियां अपनी रिपोर्ट में कटौती की प्रकृति का कोई सुझाव नहीं दे सकती हैं। ठीक है, विभागीय स्थायी समितियों की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और संसद पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों गलत हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। ठीक, ये हो गया। अब जो है ये किसके बारे में है, व्यक्ति की पहचान कीजिए। तो अगर इस व्यक्ति के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो ये व्यक्ति हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू के बारे में अगर थोड़ी भी पढ़े होंगे तो सरोजनी नायडू, भारत में सरोजनी नायडू की 143वीं जयंती मनाई गई अभी हाल ही में, इसीलिए ये चर्चा में रहा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 143वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, उन्हीं के बारे में है, उन्होंने द ब्रोकन विंग लिखा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संत गाडगे बाबा के बारे में अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो जो है वह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। गलत है, वह अवध क्षेत्र के समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि जो है महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। और डॉक्टर अम्बेडकर अवध के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। और ये जो है ये उनके डॉक्टर अम्बेडकर के समकालीन भी थे। ठीक, उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया। सही है। ठीक है, इन्होंने जो है संत कबीर और रैदास की परंपरा के अनुसरण किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? कौन सा अनिवार्य उपबंध नहीं है, ये देखना है हमको। तो इसमें जो है गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का संगठन करना सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन करना, यह भी सही है। पंचायतों में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यही गलत है। मतलब उपबंध सही नहीं है, तो यही नहीं है सही। ठीक है, बाकी वो दोनों है। क्यों? क्योंकि जो है 1992 का जो 73वां 1992 में जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसमें कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक उपबंधों का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य पूछा है, अनिवार्य उपबंध। तो अनिवार्य में थे किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, इसलिए पहला सही। ठीक है, इसलिए पहला सही है। ठीक है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। तीसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु। तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, ये थे अनिवार्य उपबंध। ठीक, अब जो है हाँ, अनिवार्य उपबंध में एक चीज़ और था कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। ठीक, जैसे कि दूसरा ऑप्शन है। अब स्वैच्छिक उपबंध क्या है? स्वैच्छिक उपबंध जो तीसरा है, ये स्वैच्छिक उपबंध है। ठीक है, ये स्वैच्छिक है, ना कि अनिवार्य। ये स्वैच्छिक उपबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्वैच्छिक उपबंध है जिसमें कहा गया कि संसद जो है दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल दोनों सदनों
के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरों की पंचायतों में प्रतिनिधित्व देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब पूछा है उपबंध नहीं है, तो तीसरा उपबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण है। ठीक है, तो राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें हो सकते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना हो सकता है, निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, ये भी हो सकता है, यह राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। होता क्या है कि यदि कोई राज्यपाल जो है अगर निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के बजाय अगर निर्वाचित किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो वह स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मान सकता है। इससे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव होगा। ठीक है, निर्वाचन में होने वाला व्यय जो खर्च होगा वो राज्यपाल में निहित शक्तियों के अनुपात से अधिक होगा। ठीक, तीसरा कारण संभावना ये हो सकती है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाने में सक्षम होगी। राज्यपाल को लोकप्रिय समर्थन के कारण उसके चयन के लिए निर्वाचन की पद्धति को अपनाना राज्य में अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक, तो ये संभावित कारण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो कौन से कथन सही हो जा सकते हैं। सही उत्तर चुनना है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। पहला ऑप्शन इसलिए भी गलत है, नहीं, पहला ऑप्शन सही है। हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है। ठीक, कहता है कि अनुच्छेद जो 74 का 1 होता है, 74 का 1 होता है, में उपबंध है कि राष्ट्रपति की सहायता का और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, विवेकानुसार कार्य नहीं करती है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए सदैव एक मंत्रिपरिषद होगी, ये कहा गया है। और जब भी कोई मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो वह कार्यवाहक सरकार के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक नई मंत्रिपरिषद शपथ न ग्रहण कर ले। ठीक, कार्यवाहक के रूप में रहेगी। तो जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन हो सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना है। और कौन हो सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के निर्वाचित और निर्दिष्ट नहीं हो सकते हैं, ना ही विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो कौन कौन हो सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, संसदीय विशेषाधिकार मिलते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला कथन है हमारा, अच्छा कौन सा सही है पूछा है, उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दांडिक दोनों अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गलत है। ठीक, संसद सदस्यों को क्या होता है कि संसद सदस्यों को संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व एवं सत्र की समाप्ति के 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में उपलब्ध है, ना कि दांडिक मामलों में। ठीक है, सिविल और दांडिक लिखा है तो दांडिक में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, या निवारक निरोध के मामलों में। ठीक है, दांडिक और निवारक निरोध के मामले में यह जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगला है, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, विशेषाधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसके मामलों में निर्णय करने की अंतिम शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, इस प्रकार किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में निर्णय करने की अंतिम शक्ति यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और यदि वह राज्यसभा का है सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति के पास होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में इसका निर्णय राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर समय समय पर उसके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है, भारत और किसके बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? वायुसेना अभ्यास है तो किसके बीच है? ओमान के बीच है। ठीक, ओमान के बीच है। ठीक है, भारत और ओमान अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा सही कथनों में से कौन सा नहीं है? ठीक, तो अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा है तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं हो सकता है? तो इसमें जो है कथन हमारा बी सही नहीं हो सकता है, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ, पहला ए, सी और डी सही है, उसे वह सभी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है जो राष्ट्रपति को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए उपलब्ध हैं। वह कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकता है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायत उपबंध
अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला हमारा कथन है, कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला कथन है हमारा कि इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में लागू होते हैं। पहला हमारा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जो है पेशा अधिनियम या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 को संविधान के भीतर एक संविधान कहा गया है, ठीक है। संविधान के भीतर एक संविधान किसे कहा गया है? पेशा अधिनियम को, ये याद रखिएगा। इसका कारण है कि संविधान के पंचायत संबंधी भाग के उपबंध को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 224 के उपखंड 1 के अंतर्गत 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के तहत विस्तारित करता है। यह 10 राज्य निम्नलिखित हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है। इसलिए हमारा पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। कौन? पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय जो इसमें दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो दिया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, ये दोनों नहीं है, बल्कि कौन है? पंचायती राज मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, और आखिरी प्रश्न भी है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, ठीक। तो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करती है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यह समिति जो है प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मंत्रालयों, सभी नहीं, कुछ मंत्रालयों, यहाँ जो सभी लिखा हुआ है यहाँ कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ मंत्रालयों और विभागों को ही चक्रानुक्रम आधार पर जांच हेतु चयन करती है। इस प्रकार सभी मंत्रालयों को कवर करने में कई वर्ष लग जाते हैं। इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और लोक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है, ठीक। दूसरा है, यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद करती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान के बाद ही करती है, ना कि उससे पहले करती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। तो ये रहा आज के हमारे जो है 51 से लेकर 75 तक के प्रश्न। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ सारे मेरे जितने भी सोशल मीडिया पेज हैं वहाँ सारे दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जो ज्वाइन करना चाहें। चाहे फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं या आप जो है इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे लिंक दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।